Okay. So some enzymes require cofactor for their activities. Inorganic ion as a cofactor for their activity. Some enzymes require organic molecules such as coenzyme as a cofactor for their activity. Some enzymes may require cofactors such as such as inorganic ions as well as coenzyme. Both they need for their activity. Some enzymes require both types of coenzymes and one or more metal ions for their activity. Next point लिखोगे, a coenzyme or metal ion that is covalently bound to the enzyme protein is called a prosthetic group. अगर कोई एंजाइम या मेटल आयन कोफैक्टर कह लो, कोई कोफैक्टर अगर टाइटली एसोसिएटेड है एंजाइम के साथ by covalent bond, then that cofactor or coenzyme will be called as prosthetic group. Okay. अगर रिएक्शन के बाद ये कोफैक्टर is not dissociating from the enzyme, then it is called as prosthetic group. Okay. और एक कंप्लीट कैटालिटिकली एक्टिव, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, एक कंप्लीट कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम टुगेदर विथ इट्स कोएंजाइम और मेटल आयंस is called as holoenzyme. holoenzyme क्या हो गया आपका? कंप्लीट कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम together with its coenzyme and या मेटल आयंस जो रिक्वायर्ड है उसकी एक्टिविटी के लिए. तो द एंजाइम प्लस कोफैक्टर, this complete set will be called as holoenzyme. Okay. The protein part, in this case, protein part means that enzyme will be called as apoenzyme. और अपोप्रोटीन. इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर. ये क्या है आपके कोएंजाइम, कोफैक्टर्स, कोएंजाइम्स? पता है ये आपको क्यों इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी के लिए? क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ देम दीज क्रूशियल एंजाइम्स विल नॉट फंक्शन. आपने पढ़ा है यूरिया साइकिल के एंजाइम्स, ओके, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के एंजाइम्स, क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स, बहुत सारे ये एंजाइम्स जो है क्रूशियल हैं, ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो एंजाइम है, all these require cofactor for their activity, and these cofactors many times they are belonging to vitamin group. They are vitamins. Okay, means
They are organic nutrients required in small quantities in your diet because they are precursors of these coenzymes. Okay. आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? Is this clear to you? हेलो, यस सर। बोलते रहो यस बस। लगता है कि दीवार से बात कर रहा हूं मैं। देखिए अब इतना चर्चा कर रहे हैं, कोफैक्टर के कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, उसके बाद वी विल जंप इनटू द क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। कोफैक्टर्स, ठीक है। कोफैक्टर्स में जो इनऑर्गेनिक आयंस, कोफैक्टर तो दोनों तरह के हैं, इनऑर्गेनिक आयंस भी और आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी। ये हो गया कोएंजाइम। तो पहले ये देखते हैं इनऑर्गेनिक आयंस। बहुत सारे एग्जाम्पल है। या फिर फेरस स्टेट में और फेरिक स्टेट में दोनों। एंजाइम इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कैटालिज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आप देखे थे। दूसरा है कॉपर। हम जल्दी जल्दी बोलते जाते हैं, these are just example। एग्जाम में आएगा नहीं इस तरह का सवाल, लेकिन जानना जरूरी है। These are divalent ions, copper, and again it is required for cytochrome oxidase, the same enzyme। जिंक जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज, डाइवेलेंट। मैग्नीशियम, all DNA RNA polymerases require this, even hexokinase, आपका pyruvate kinase। मैग्नीज, मैग्नीज जो है आपका यूरिया साइकिल में शायद एक एंजाइम है, या अलग होगा कोई, इसका एग्जांपल बाद में बता देंगे, लेकिन दिस आल्सो इज नेसेसरी, ठीक है। पोटेशियम आपका रिक्वायर्ड है पायरुवेट काइनेज के लिए। निकेल, यूरिएज, मोलिब्डेनम, डाइनाइट्रोजिनेज, सेलेनियम। इन सभी में से सबसे कम मात्रा में सेलेनियम चाहिए, लेकिन इट इज वेरी क्रूशियल फॉर दिस एंजाइम। डाइनाइट्रोजिनेज, ग्लूटाथायोन peroxidase। So these are the few examples of the inorganic ions as a cofactor which are required for the activity of some of the enzymes. Now we will see examples of coenzyme। जानते हो इसमें से बहुत सारा आप लोग। थायमीन पायरोफॉस्फेट, थायमीन पायरोफॉस्फेट, ये क्या कर रहा है? ये आपका हो गया विटामिन B1। दिस इज रिक्वायर्ड एज ए कोफैक्टर, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है। इस एंजाइम में एल्डिहाइड ग्रुप ट्रांसफर करने के लिए ये चाहिए FAD,
फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर हो रहे हैं, वहां ये लग जरूरी है कुछ एंजाइम्स के लिए। तो ये कहाँ से आ रहा है? इसका प्रिकर्सर है विटामिन B2, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का केमिकल नेम है। तीसरा हो गया, और बहुत सारे हैं। कोएंजाइम ए भी है। क्या करता है? पढ़े ये आप लोग, एसाइल ग्रुप ट्रांसफर करता है। इसका प्रिकर्सर कौन है? पेंटोथेनिक एसिड, पैराडॉक्सियल फॉस्फेट। क्या ट्रांसफर करता है? अमीनो ग्रुप। कौन है इसका प्रिकर्सर? पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6, ठीक है, लाइक दिस। एक है टेट्राहाइड्रोफोलेट। टेट्राहाइड्रोफोलेट 1 कार्बन ग्रुप को ट्रांसफर करता है। Okay, tetrahydrofolate is required in those enzymatic reaction where 1 carbon group transfer is there. Okay, so इसका प्रिकर्सर है आपका फोलेट यानी फोलिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? आगे चलें। Yes, sir. ओके, इतना आप समझ गए तो दिस इज द बेसिक अबाउट द एंजाइम। Now we will enter into its classification and nomenclature. We will see how the enzymes are classified and how their names are attributed. New names are attributed to them. क्योंकि एंजाइम का यूज लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं, पुराने जमाने से, पनीर बनाने में, चीज बनाने में, ओके, और भी अदर काम में एंजाइम का यूज हो रहा है। तो इनका नोमेन एक्चुअली इवन मीट को मैरिनेट करने के लिए, टेंडर करने के लिए एंजाइम्स यूज होते थे पुराने जमाने से। तो इनका नाम जो है एक कॉमन नेम ज्यादा एडॉप्ट हो गया, ठीक है। एंजाइम्स आर नेम बाय देयर कॉमन नेम्स। लेकिन प्रॉब्लम है कि फॉर द सेम एंजाइमेटिक रिएक्शन, फॉर द सेम एंजाइम देयर कैन बी 2 नेम्स, या डिफरेंट एंजाइम है बट दे हैव कॉमन नेम। To overcome this ambiguity, an international committee, an international body, its name is International Union of Biochemistry and Molecular Biology. International Union of Biochemistry and Molecular Biology. They have developed a nomenclature for enzymes. Okay. As well as they have assigned EC numbers to each of the enzymes, and these EC numbers are peculiar. किसी दो एंजाइम का EC नंबर एक नहीं हो सकता है, तो ये EC नंबर दिया। EC stands for एंजाइम कमीशन, तो एंजाइम कमीशन नंबर होते हैं। ओके, तो ये हम आपको समझा देंगे क्यों जरूरी है ये। उस पर आइए कि मेनी एंजाइम्स जो है सदियों से दे हैव बीन नेम्ड, नो नहीं सदियों से नहीं, बट हाँ रिसेंट ये एडॉप्ट कर लिया गया कि एंजाइम के नाम के अंत में एज लगेगा, वर्षों से नहीं। जैसे ट्रिप्सिन एक पुराना नाम है एंजाइम का, पेप्सिन पुराना नाम है, कॉमन नेम है,
ओल्ड नेम है, एज नहीं लगा हुआ है इनमें। तो बाद में लोगों ने कहा कि नहीं, हर एंजाइम के नाम में एज लगाना है लास्ट, तो ये पता चलेगा कि एंजाइम, जैसे हेक्सोकाइनेज, तो ये ओल्ड नेम से थोड़ा ये आया नाम, लेकिन इससे फिर इवोल्यूशन हुआ, मीन्स दे हैव एडॉप्टेड ए न्यू सिस्टम, ये आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के द्वारा, जहां पर इनको एक सिस्टेमेटिक नेम दिया गया, सिस्टेमेटिक नेम, और साथ ही साथ ईसी नंबर भी हर एंजाइम का। लेकिन इन कॉमन प्रैक्टिस, even in the books, you won't find this many times. क्यों? क्योंकि इनको यूज करना ज्यादा डिफिकल्ट है। हम ट्रिप्सिन बोलेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। ट्रिप्सिन का नाम एक ईसी नंबर लंबा, उसका सिस्टमेटिक नेम बड़ा, याद करने से अच्छा, लिखने से अच्छा हम ट्रिप्सिन यूज करेंगे। लेकिन साइंटिफिकली जो है, इन लिटरेचर और इन डेटाबेस, व्हेन दे विल बी रिपोर्टेड और व्हेन इट इज लाइब्रेरी में, जब इसका इंफॉर्मेशन, सबका जितना एंजाइम डिस्कवर हो रहे हैं डे बाय डे, सबकी एंट्री हो रही है डेटाबेस में, तो वहां पर इनका ये प्रॉपर एड्रेस होगा इस एंजाइम का, बाय देयर सिस्टमेटिक नेम एंड ईसी नंबर। ओके, तो एंजाइम का नाम जो है, उनके नाम के लास्ट में एज ए सफिक्स एज लगाया जाता है। ओके, सबस्ट्रेट में, जिस सबस्ट्रेट को कैटलाइज करते हैं उसमें एज लगा दिया। कई बार नाम जो है, ये कॉमन नेम ये सब फॉलो होते हैं, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन एटसेट्रा। लेकिन इन नामों से हमें उनके सबस्ट्रेट के बारे में पता नहीं चलता है क्या है, कौन सा सबस्ट्रेट को कैटलाइज कर रहा है। और इस प्रकार का एक जो सिस्टम था नाम करने का, बीच में चला तो इससे हमको सबस्ट्रेट के बारे में पता चल रहा है, एंजाइम भी पता चल रहा है, लेकिन किस तरह का मैकेनिज्म है एंजाइम का, वो नहीं पता लग रहा है इनके नाम से। ओके, तो और कई सारे डिफिकल्टी हुई। एक एंजाइम के दो नाम हैं, दो अलग तरह के एंजाइम के एक नाम भी हो सकते हैं। तो इन एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुए, और एक जो है एंजाइम का नोमेनक्लेचर और उनका क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक, तब इस पर हम क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर पर आएंगे। उससे पहले आप समझिए कि इस ईसी नंबर के, वो लास्ट में आएंगे, मतलब एक ईसी नंबर क्या है, एक तरह का 4 नंबर है ये, जो कि लिखा जाता है डॉट करके। मान लो 4 डिजिट है, किसी का 2.7.1.1 और ईसी लगा दिया आगे, तो दिस इज एन एंजाइम। अब इस एंजाइम को हम कैसे पढ़ोगे कि ये कौन सा एंजाइम है, आप क्लासिफिकेशन पर ध्यान दीजिए। उस क्लासिफिकेशन के आधार पर इस एंजाइम का नाम, जस्ट हम अभी एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? क्लासिफिकेशन पर आ रहे हैं, एंजाइम का क्लासिफिकेशन पर। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
देखो मैं गैप छोड़ते जा रहा हूँ, ओके, अगर क्योंकि इस सिलेबस के हिसाब से चल रहा है, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता तो रोक के पूछो, मैं उस गैप को फिल करूंगा। ओके, देखो एंजाइम का क्लासिफिकेशन है, पहले तो 6 मेजर क्लासेज है, बाद में एक और क्लास ऐड हुआ। आई एम नेमिंग देम वन बाय वन। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडोरिडक्टेज। फर्स्ट क्लास ये है आपका एंजाइम कमीशन नंबर 1, ये 1 है। फिर यानी एंजाइम को मेजर क्लास में बांटा गया। इन मेजर क्लास के अंदर भी फिर सब क्लासेज हैं, ओके, सब क्लासेज के अंदर फिर और सब क्लासेज। ओके, मेजर क्लास है, टॉप लेवल क्लासिफिकेशन जो है वो मैं लिख रहा हूँ, टॉप लेवल यहाँ से शुरू हो रहा है, यानी आप लिखोगे एंजाइम्स और उसके बाद ये उनके क्लासेस। नंबर 1, फिर नंबर 2 ट्रांसफेरेजेज। ऑक्सीडोरिडक्टेजेज एस लगा देना, प्लुरल। नंबर 3 हाइड्रोलेजेज। 4 लाइजेज। 5वां आइसोमेरेजेज। 6ठा लाइगेजेज। 7वां ट्रांसलोकेजेज। तो इन सब का इसी नंबर हो गया, ये हो गया EC2, EC3, EC4, EC7। इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? समझना क्या है इसमें, ये 6 मेजर क्लास हैं एंजाइम्स के। ये क्या करते हैं? ऑक्सीडोरिडक्टेज क्लास ऑफ एंजाइम्स, व्हाट इट डज, सारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने वाले एंजाइम इस क्लास से बिलोंग करते हैं, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस से। दे कैटलाइजेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, ओके, where the transfer of electrons या हाइड्राइड आयंस, ओके, या पूरा का पूरा हाइड्रोजन एटम ही सही, रिडक्शन में हाइड्रोजन एटम का एक्सेप्टेंस होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर गेन और लॉस, ये सब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। ये सारे रिएक्शंस में जो एंजाइम है ऑल दे आर बिलोंगिंग टू दिस क्लास ऑक्सीडोरिडक्टेजेस। क्लियर? Transferases, these are the enzymes where group transfer reactions occur. Okay, they transfer functional group, for example a methyl or a phosphate group. These are called transferases. Number 3 क्या हो गया? समझ रहे हो? Yes, sir. Transferases. Number 3 is hydrolases. क्या करते हैं हाइड्रोलेजेस? They perform hydrolysis reaction, okay, where transfer of functional group to water occurs. Hydrolases, okay, they catalyzes the hydrolysis of various bonds. So these enzymes are hydrolases. Okay. The next one is lyases. These lyases do addition of groups
addition of groups to double bonds, या double bond formation will occur after the removal of groups. या तो ग्रुप के एडिशन से डबल बॉन्ड का रिमूवल हो जाए, सेचुरेशन हो जाए, डबल बॉन्ड हट जाए, या डबल बॉन्ड फॉर्म कर जाए ग्रुप के रिमूवल से। एडिशन से डबल बॉन्ड विल बी ब्रोकन और फॉर्मेशन व्हेन द ग्रुप इज कमिंग आउट। ओके, देखो सी डबल बॉन्ड है, अगर यहाँ पर हम कोई एक और ग्रुप को अटैच कर दें तो देन दिस डबल बॉन्ड विल बी ब्रोकन। अब देखिए लाइजेज हो गए आपके, देन कम्स आइसोमरेजेज। व्हाट दे डू, these are the enzyme where transfer of groups within molecules, not intramolecule, within molecule takes place, and they yield their isomeric forms. Okay, these enzymes catalyze isomerization changes within the single molecule. So these are placed under isomerases. For example, aldolase. क्लियर? आगे चलते चले जल्दी। Yes, sir. The next category is ligase. These enzymes are involved in the formation of carbon-carbon single bond या कार्बन सल्फर बॉन्ड या कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड या कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड by condensation reaction coupled with ATP cleavage. These enzymes are basically joining two molecules with covalent bonds. So these are ligases. Clear, students? Coming to the next enzyme, which is translocase. Translocase are the enzyme that catalyze the movement of ions or molecules across membranes. Okay. Across membranes, transport of ions will take place with the help of this enzyme. And these are called translocases, and they catalyze the movement of ions or molecules across membranes. Okay, and therefore these enzymes are responsible for the separation of these ions concentration across a membrane. They maintain the different concentrations of the ions because it is the only that will allow. Okay, if it doesn't allow, then the concentration, different concentration across the membrane will be maintained. If it allows, then it will diffuse. Clear? सर कैटेलाइज का काम स्पीड अप करना होता है ना किसी भी केमिकल रिएक्शन को? यस, कैटेलाइज मतलब आप कैटेलाइज मतलब उसको स्टिमुलेट करना, बूस्ट अप करना। ठीक है, रेट को बढ़ा देना, एक्सेलरेट करना। जैसे अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो तो आपके मम्मी की डांट जो है आपके लिए कैटलिस्ट का काम करेगी, या आप पढ़ाई करते हो धीरे से, स्पीड बहुत कम है, थोड़ा ही पढ़ते हो दिन भर में, तो मदर की डांट सुन के
1 घंटा के बजाय आप हो सकता है 4 घंटा पढ़ने लग जाओ, तो योर मदर विल बी कॉल्ड एज कैटलिस्ट फॉर योर स्टडीज। अगर वो मदर नहीं डंडा चलाएगी या नहीं डांटेगी या प्रेशर करेगी तो आप कम पढ़ोगे। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे चलें। यस सर। तो अब देखिए, सर 6 क्लासिफिकेशन लिखेंगे या 7? दोनों में से कोई 7 लिख दो, ज्यादा बेटर है। बुक्स में लर्निंजर में 6 आपको मिलेंगे, है ना? 6 ही है ना लर्निंजर में। एनसीईआरटी में 6 है। लर्निंजर में भी 6 है, और रिसेंट एडिशन का बुक मैंने नहीं देखा, वो 6th एडिशन में 6 ही है। चलो, ट्रांसलोकेज भी ऐड कर देना। अब देखिए, अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि इसको कैसे हम एंजाइम को इस अकॉर्डिंग टू दिस आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, उनका नाम किस ढंग से रखा जाता है, स्टैंडर्ड नेम। देखिए, सपोज एक रिएक्शन है, ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट जो रिएक्शन है उसको ले लीजिए फॉर सिंप्लिसिटी। यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लूकोज is substrate and ATP is also the substrate। यहाँ पर हेक्सोकाइनेज एंजाइम आया, लगा, and this has converted this glucose plus ATP into glucose 6 phosphate plus ADP। क्योंकि ये सारे हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में डी फॉर्म है, डी लगा दो। ओके, अब देखिए, ये एंजाइम, इस एंजाइम का आपका सिस्टमेटिक नेम क्या होगा? सिस्टमेटिक नेम। हेक्सोकाइनेज क्या है इसका? कॉमन नेम है। सिस्टमेटिक नेम क्या होगा? इसका सिस्टमेटिक नेम इस तरह से लिखा जाएगा, चूंकि एटीपी से ग्लूकोज पर ट्रांसफर, और बेसिकली इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपका फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है ग्लूकोज पर। कहां से हो रहा है? एटीपी से। तो इसको थोड़ा सा करेक्टली लिखना पड़ेगा, एटीपी ग्लूकोज। एटीपी को इधर लिखो पहले, एटीपी से हटा पहले तभी तो उस पर गया, एटीपी प्लस डी ग्लूकोज। अब इसका सिस्टमेटिक नेम लिखाएगा, एटीपी होगा एटीपी इज टू ग्लूकोज एटीपी इज टू ग्लूकोज, और इसमें ट्रांसफर हुआ फॉस्फेट ग्रुप का, तो और फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हुआ है, तो दिस इज बिलोंगिंग टू विच ग्रुप? बताइए, इन 6 में से किससे बिलोंग करेगा ये? किस क्लास से? सेकेंड ट्रांसफेरेज। ओके, करेक्ट। सो एटीपी ग्लूकोज फॉस्फो ट्रांसफेरेज, इसका नाम हो जाएगा सिस्टमेटिक नेम। देखिए कितना लंबा नाम हो गया, लेकिन ये प्रॉपर नाम हो गया, इसका प्रॉपर एड्रेस हो गया इस एंजाइम का।
जो कि इसमें ये इसका मैकेनिज्म, इसका सबस्ट्रेट पूरा पता लग रहा है इसका नाम से, और ये यूनिक नेम हो गया इस एंजाइम का। चूंकि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है, नहीं, दैट इज डिफरेंट इन मैकेनिज्म, उसको नहीं कर सकते। अब देखिए इसका ईसी नंबर क्या होगा, एंजाइम कमीशन नंबर, क्योंकि इस इंटरनेशनल बॉडी ने दोनों चीज असाइन किया हर एंजाइम के लिए, सिस्टमेटिक नेम और ईसी नंबर बोथ। इस सेम एंजाइम का ईसी नंबर क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले तो ट्रांसफेरेजेस जो क्लास है उसका ईसी नंबर 2 है, तो स्टार्ट होगा 2 से, और ईसी नंबर होता है बेसिकली 4 डिजिट्स होते हैं सेपरेटेड बाय डॉट्स। तो पहला डिजिट तो 2 हो गया, कंफर्म 2 डॉट। अब इस ट्रांसफेरेज के अंदर भी, पहले ही बताया कि ये टॉप लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है, ट्रांसफेरेज के अंदर भी सब इसके सब क्लासेज हैं। ओके, तो ये जो है सो एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर रहा है, इसकी वजह से फॉस्फेट ग्रुप एडिशन का जो नंबर है दैट इज 7। इसके सब क्लासिफिकेशन आपको नहीं पढ़ा रहे हैं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, इतना ही आपके लिए काफी है, एग्जाम्पल दे रहे हैं आप समझ लीजिए। तो ट्रांसफेरेजेज जो है बहुत तरह के ग्रुप को ट्रांसफर कर सकते हैं, सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप को थोड़े, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है इसमें। तो जब फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है तो फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर का नंबरिंग है 7। ओके, सो इट इज ट्रांसफरिंग ए फॉस्फेट ग्रुप टू ए हेक्सोज सुगर। लेकिन जिसको ये ट्रांसफर कर रहा है यानी ग्लूकोज को, उसके किस पोजीशन पर ट्रांसफर कर रहा है, किस फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर रहा है। ओके, तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है वो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर हो रहा है जो कि ग्लूकोज में प्रेजेंट है, OH ग्रुप पर। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर जो ट्रांसफर हो रहा है उसका नंबर है 1। पहला देखिए किस क्लास से बिलोंग किया, कौन ट्रांसफर हो रहा है उसका नंबर, किस पर ट्रांसफर हो रहा है। ओके, ग्लूकोज के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर किस फंक्शनल ग्रुप पर ट्रांसफर हो रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर, उसका नंबर है 1। फिर यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस मॉलिक्यूल के अंदर है। ओके, क्योंकि इससे पता नहीं चल रहा है कि ग्लूकोज है कि किस कौन है। 2 से हो गया आपका ट्रांसफरेज, 7 से हो गया आपका फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, पता लग रहा है। 1 से पता लग रहा है कि किस फॉस्फेट ग्रुप किसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन फाइनली यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस मॉलिक्यूल के अंदर है। ओके, सो दिस हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन ग्लूकोज, तो उसका नंबर है फिर 1। सो द कंप्लीट EC number for this enzyme will be 2.7.1.1। ठीक है ना, थोड़ा लाइन कट गया है, मैं आया स्टूडेंट समझ में? Yes, sir. So this is about classification and nomenclature। अगर आप ये समझ गए हैं तो आप इतना आपके लिए सफिशिएंट है।